नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारा चैनल के एनसीईआरटी गुरु पे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप मुझे वक्त दीजिए, मैं आप लोगों को भरपूर ज्ञान दूंगा। तो हम लोगों ने कल पहला चैप्टर पढ़ा था सौरमंडल में पृथ्वी, जिसमें हम लोगों ने अमावस्या, पूर्णिमा, खगोलीय पिंड, इन सब के बारे में हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर अक्षांश और देशांतर के बारे में, जिसमें इतनी सारी पॉइंट को हमें कवर करना है। जिसमें से पहला पॉइंट है अक्षांश। क्या होता है अक्षांश, मालूम है आप लोगों को? जो पृथ्वी है, पृथ्वी का हर बिंदु जो है, हर एक जो रेखा होता है वो हर एक बिंदु से गुजरता है। तो देखिए, ये हमारा एक पृथ्वी है, समझ रहे हैं? तो पृथ्वी के हर पार्ट से कोई ना कोई रेखा गुजरता है, हर एक बिंदु से एक रेखा गुजरता है। जिसमें से पृथ्वी का जो मध्य भाग है, जहाँ से एक रेखा गुजरता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री, समझ रहे हैं? तो ये 0 डिग्री अक्षांश से जो रेखा गुजरता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं विषुवत-वृत्त। क्या बोलते हैं? विषुवत-वृत्त बोलते हैं। देखिए, ये तो 2 डायमेंशनल है ना, और आप लोग पृथ्वी तो 3 डायमेंशनल है, तो ये पूरा राउंड होगा, समझ रहे हैं ना? तो ये 0 डिग्री से जो वृत्त गुजरता है, उसको हम लोग बोलते हैं विषुवत-वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषुवत-वृत्त बोलते हैं, समझ रहे हैं? और विषुवत-वृत्त के समानांतर जितने भी वृत्त होंगे, वो सभी वृत्त अक्षांश रेखा कहलाएगा, समझ रहे हैं? इस विषुवत-वृत्त के समानांतर जितने भी वृत्त खींचे जाएंगे इस पे, वो सभी वृत्त अक्षांश रेखा कहलाएंगे, समझ गए? देखिए, ये यहाँ भी देख सकते हैं आप लोग, ये पृथ्वी है, इसके मध्य बिंदु से देखिए एक रेखा गुजर रहा है। इस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? विषुवत-वृत्त बोलेंगे। अब इसके समानांतर देखिए कितनी असंख्य यहाँ से जो वृत्त है वो खींचा जा सकता है, समझ रहे हैं? ये ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, समझ रहे हैं? तो वो सभी वृत्त क्या कहलाएगा? अक्षांश कहलाएगा, समझ रहे हैं? अब यहाँ से, अब इस विषुवत-वृत्त से आप अगर 90 डिग्री उत्तर जाइएगा, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो होगा वो उत्तरी ध्रुव को दिखाएगा, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो होगा वो दक्षिणी ध्रुव को दिखाएगा, समझ रहे हैं? मतलब ये है कि यहाँ पर से अगर 90 डिग्री अगर जाइएगा तो आपको एक बिल्कुल सीधा जाइएगा जो ये वृत्त आएगा, समझ रहे हैं ना? तो ये वृत्त क्या कहलाएगा? उत्तरी ध्रुव, समझ रहे हैं? और यहाँ पर से अगर 90 डिग्री, ये देखिए ये रेखा है हमारा, और इससे अगर सीधा 90 डिग्री अगर दक्षिणी वृत्त पे जाइएगा, तो ये जो दक्षिणी वृत्त होगा जो कि दक्षिण की तरफ दिखा रहा है, ये हमारा क्या कहलाएगा? दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा, समझ रहे हैं? ये बात समझ गए? बस अक्षांश यही था अक्षांश में। दूसरा पॉइंट है हमारा चंद्रपुर और बेलो हॉरिजेंटो। सब अक्षांश कहलाएगा। यहाँ देखिए, ये विषुवत-वृत्त है। अब यहाँ पर से उत्तर की तरफ जाइए, जितने भी वृत्त खींचिएगा गोल 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 इसके समांतर, वो भी अक्षांश। नीचे भी जाइए, नीचे भी जितने गोल 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 खींचते जाइएगा, वो सभी क्या कहलाएगा? अक्षांश कहलाएगा, समझ रहे हैं? चलिए, अब देख लेते हैं हम लोग चंद्रपुर और बेलो हॉरिजेंटो, समझ रहे हैं ना? तो ये हमारा, अच्छा, अगर बात करें भारत की, तो भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। अगर एग्जैक्ट लोकेशन बोले तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, समझ रहे हैं ना? यहाँ से अगर ऊपर जाए तो उत्तरी गोलार्ध, और ये जो हमारा ये जो देशांतर है, यहाँ से अगर इधर जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा? हमारा पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा। तो हमारा जो भारत है ना, वो यहाँ से अवस्थित है। ये हो गया। समझ रहे हैं? हमारा पृथ्वी के मानचित्र पे भारत जो है वो यहाँ पे अवस्थित है, समझ रहे हैं? और बात करें अमेरिका की, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, समझ रहे हैं? तो अब देखिए, अब यदि इस विषुवत रेखा से 20 डिग्री उत्तर, समझ रहे हैं ना, जितने भी अक्षांश गुजरेगा कुछ ना कुछ डिग्री को शो करेगा। अगर ये 0 डिग्री को शो करता है तो एक ऐसा अक्षांश होगा जो 1 डिग्री पे जाएगा, कुछ 2 डिग्री पे जाएगा, कुछ 3 डिग्री से गुजरेगा, है कि नहीं? लेकिन एक ऐसा वृत्त आएगा जो 20 डिग्री से गुजरेगा। तो
वैसा एक वृत्त आएगा जो 20 डिग्री उत्तर से गुजरता है, समझ रहे हैं ना, और वो महाराष्ट्र से होकर के गुजरता है। तो महाराष्ट्र में एक जगह है चंद्रपुर, वो 20 डिग्री से गुजरता है, समझ रहे हैं ना। ये चंद्रपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है, जो कि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरता है, समझ रहे हैं। और यहीं पे है हमारा चंद्रपुर। पूछ दे कोई चंद्रपुर कहाँ अवस्थित है, तो महाराष्ट्र में। कितने डिग्री से गुजरता है इस ये शहर, कितने डिग्री से गुजरता है? तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरता है यहाँ से, समझ रहे हैं ना। 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश। समझ रहे हैं। अगर बात करें हम बेलो हॉरिजॉन्टो की, तो बेलो हॉरिजॉन्टो हमारा दक्षिणी अमेरिका में है, दक्षिणी अमेरिका के ब्राज़ील में, समझ रहे हैं ना। तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो चंद्रपुर से गुजरता है, तो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है वो हमारा बेलो हॉरिजॉन्टो से गुजरता है, समझ रहे हैं ना। ठीक है, इसके 20 डिग्री नीचे लेंगे, ये अक्षांश है, और ये कहाँ से गुजरता है? ब्राज़ील में। और ब्राज़ील का एक शहर है कौन सा? बेलो हॉरिजॉन्टो, समझ रहे हैं। बेलो हॉरिजॉन्टो ये हमारा ब्राज़ील का पार्ट है। इधर जाइएगा तो आपको अमेजन की नदी आ जाएगा, उधर जाइएगा तो आपको ये इधर आपको इक्वाडोर आ जाएगा। तो ये सभी ऊपर में, इक्वाडोर वगैरह ऊपर में चला जाएगा। ये हमारा जो है वो ब्राज़ील है, समझ रहे। तो ब्राज़ील का जो शहर है बेलो हॉरिजॉन्टो, वही है जो 20 डिग्री से, वहीं से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश गुजरता है, समझ रहे हैं। बेलो हॉरिजॉन्टो। हॉरिजॉन्टो ये हो गया। और यहाँ से कौन सा अक्षांश गुजरता है? 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। समझ गए। अब देख लेते हैं हम लोग, ये तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तीसरा पॉइंट है पृथ्वी के ताप कटिबंध। अब ये 3 तरह के कटिबंध हैं। मैंने इससे पहले भी पहला क्लास में मैंने बताया था कि एक उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आता है, एक शीत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आता है, और एक शीत क्षेत्र आता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि पहला जो है ये तीसरा पॉइंट है। तो ये जो है ना पृथ्वी के ताप कटिबंध, तो सीधा लिखते हैं ताप कटिबंध। अब इसके जो है वो तीन भाग में बांटा गया है। एक कौन सा है? उष्ण कटिबंध, एक है शीतोष्ण कटिबंध, सीधा शीतोष्ण लिखते हैं, शीतोष्ण का क्षेत्र, और एक आ जाएगा शीत का क्षेत्र, समझ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि ये किन किन क्षेत्रों में आएगा, ये कितने डिग्री से ये गुजरेगा। तो मैंने इससे पहले क्लास में भी मैंने एक बार बताया था आप लोगों को। अब देखिए ये 20 डिग्री तो गुजर ही गया है, थोड़ा सा और ऊपर जाइएगा तो आपको ये मध्य भारत से गुजरेगा 23.5 डिग्री लगभग जो तो 23.5 डिग्री ऊपर। इसको मिटा दे क्या? इसको चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको भी मिटा दें, रहने दीजिए इसको। चलिए अब देखिए, अब 23.5 डिग्री ऊपर जाइएगा उत्तरी अक्षांश पे, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये 23.5 डिग्री जिसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं, समझ रहे हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे जाइएगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, सीधा दो लिख देते हैं, समझ रहे। इसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। चलिए हम थोड़ा सा किसको मिटा दें, चलिए इधर ही बना देते सूर्य को, ध्यान दीजिए। अब देखिए ये सूर्य है, ये पृथ्वी। अब देखिए सूर्य से जो दूरी बनेगा पृथ्वी का, ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो एरिया है, इसको थोड़ा सा नज़दीक पड़ेगा, है कि नहीं। इसलिए इस एरिया में गर्मी ज़्यादा होती है, समझ रहे हैं ना। यहाँ सिर्फ गर्मी ही गर्मी होती है, और गर्मी मतलब उष्ण। तो इसलिए इस 23 डिग्री उत्तर यानी कर्क रेखा और 23 डिग्री दक्षिण यानी मकर रेखा, इसके बीच का जो एरिया है वो इसको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है?
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसलिए आप लोग किसी से भी पूछ लीजिए, जो भाई साहब तमिलनाडु घूम के आया है, जो भाई साहब महाराष्ट्र में रहते हैं, जो साउथ इंडिया में जो भी रहते हैं, उनसे किसी से भी पूछ लीजिए क्या वहाँ ठंड पड़ती है क्या, तो वहाँ 12 महीने का 12 महीने एक ही जैसा मौसम रहेगा। समझ रहे हैं ना, वहाँ गर्मी ही पड़ेगा। समझ रहे हैं। वजह ये है कि ये लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ जाते हैं। हमारे भारत का जो साउथ इंडिया है वो किस क्षेत्र में आ जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ जाता है। समझ रहे हैं ना, यही वजह है कि वहाँ देखिएगा तो 12 महीने बिल्कुल गर्मी ही पड़ेगा। समझ रहे हैं। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री का बात कर लेते हैं। 66.5 डिग्री उत्तर और नीचे आ जाएगा 66.5 डिग्री दक्षिण। तो ये 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री का जो बीच का जो रेखा है, इस रेखा में क्या होता है कि सूर्य की धूप थोड़ा, इसकी दूरी थोड़ा सा इसकी अपेक्षा ज़्यादा है। समझ रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा ठंडी भी पड़ती है और गर्मी भी पड़ती है। समझ रहे हैं। तो गर्मी मतलब उष्ण, ठंडी मतलब शीत। तो शीत और उष्ण दोनों तरह के यहाँ पे जलवायु पाया जाता है, दोनों तरह के मौसम यहाँ पाए जाते हैं। इसलिए इस क्षेत्र को शीतोष्ण क्षेत्र कहा जाता है। ये जो 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, शीतोष्ण क्षेत्र। समझ रहे हैं ना। इसलिए देखिएगा तो हमारे यहाँ बिहार जो कि शीतोष्ण क्षेत्र में आ जाता है, इसलिए हमारे यहाँ देखिए ठंडा भी है और गर्मी भी है। समझ रहे हैं ना। सब कुछ जीता जागता उदाहरण भी आप लोग देख ही रहे हैं। तो ये भी अगर शीतोष्ण का क्षेत्र है, मतलब दक्षिण में जाइएगा तो ये भी शीतोष्ण का क्षेत्र कहलाएगा। तो ये भी आ जाएगा हमारा शीतोष्ण का क्षेत्र। ठीक है, लिख देते हैं। ये हो जाएगा उष्ण क्षेत्र, उष्ण कटिबंध क्षेत्र। ये आ जाएगा शीतोष्ण क्षेत्र, शीतोष्ण क्षेत्र। ये भी आ जाएगा शीतोष्ण क्षेत्र। हाँ हाँ बोलिए। वहाँ भी धूप रहता है। समझ रहे हैं। हालांकि ठंडी वहाँ ज़्यादा पड़ता है, चूँकि वो ऊपर, वो इसलिए वहाँ ज़्यादा रहता है कि कहाँ है, हाँ ऊपर में ही है। तो यही ग्लेशियर की वजह से ही वहाँ ठंडी अधिक रहता है। हिमालय वहाँ पे बगल में है, वो तो भौगोलिक संरचना है, वो तो उसको आप हिला नहीं सकते। हिमालय को क्या धूप रहती है वहाँ, समझ रहे हैं ना। लेकिन हिमालय होने की वजह से, हिमालय बगल में है, यही कारण है कि वहाँ ठंडी ज़्यादा रहती है। समझ रहे हैं। हिमालय क्षेत्र है, हिमालय को हिला नहीं सकते, वो भौगोलिक संरचना है वहाँ पे। समझ रहे हैं ना। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग शीत क्षेत्र की। तो देखिए ये जो ध्रुवीय क्षेत्र है, ध्रुवीय जो एरिया है, इन क्षेत्रों में सूर्य की धूप लगभग ना के बराबर पहुंचता है। समझ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ ज़्यादातर आपको गर्मी लगभग देखने को मिलेगा ही नहीं। इसलिए तो है कि दुनिया का सबसे अधिक ठंड जो अंटार्कटिका, ये दक्षिणी ध्रुव में, यहाँ सूर्य का धूप पहुँचता ही नहीं जल्दी। समझ रहे हैं। यही वजह है कि अच्छा एक बात और देखने को मिल रहा है यहाँ पे, कहा जाता है कि अंटार्कटिका में ही सबसे अधिक ठंड पाया जाता है। तो ध्रुव तो ये है, तो ध्रुव तो वो भी है, ऊपर में भी है। तो ऊपर में भी तो सबसे अधिक ठंड होना चाहिए, नीचे में ही क्यों है? वजह ये है कि पृथ्वी 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है, बराबर नहीं है। नहीं तो दोनों तरफ जो होता है बराबर होता। समझ रहे हैं ना। यही वजह कि एक तरफ जो है वो बिल्कुल ही सूर्य से बिल्कुल परे होता है, बिल्कुल छुपा हुआ रहता है। हाँ हाँ, इसलिए वो जो है ना सूर्य से बिल्कुल ही ढका हुआ होता है। समझ रहे हैं। यही वजह होता है कि अंटार्कटिका का जो क्षेत्र है वो कहा जाता है कि दुनिया का सबसे अधिक ठंड जो है अंटार्कटिका में ही पाया जाता है। समझ रहे हैं। डाउट क्लियर हो गया। ब्राज़ील अमेरिका का मतलब कौन सा है? ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका का एक देश है ब्राज़ील। दक्षिणी अमेरिका तो ये महाद्वीप है ना, समझ गए। ब्राज़ील क्या है, एक देश है। उसके बाद बात करें इक्वाडोर की, वो भी देश है। कोलंबिया वो भी देश है। पेरू वो भी देश है। चिली के बारे में आप लोग 8वां 7वां में पढ़े होइएगा। चिली चिली के बारे में पढ़े थे 8वां 9वां के इतिहास में, शायद आप लोग को पढ़ने को मिला होगा। चिली के राष्ट्रपति, और एक और था ना, सिविक्स में है चिली के बारे में। वो चिली कहाँ है, ये जो दक्षिण अमेरिका है ना, इसके बगल में ये चिली है। समझ रहे। चलिए अच्छा, चलिए ये जो है ये
पृथ्वी के ताप कटिबंध 3 तरह के होते हैं, उष्ण, शीतोष्ण और शीत क्षेत्र। ये तीनों समझ में आ गया, इसमें से कहीं से कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग देख लेते हैं टोंगा और मॉरिशस द्वीप। इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, ठीक है ना। एक ही बार में आप लोगों का ये इतना देर का क्लास है ना, इतना देर का क्लास में आप लोगों को अजीब लगेगा जब आप किताब पढ़िएगा तो। 6 का बुक लगेगा, आप ये तो पूरा पढ़ चुके हैं, समझ रहे हैं। वो पूरा 6 का बुक ख़त्म हो जाएगा वो। टोंगा और मॉरिशस, ये थोड़ा सा फिर से अच्छा नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग समझदार हैं, समझ लीजिएगा। ये इसका मुझे उतना ज़रूरत भी नहीं है, ये दूर दूर दिखा देते हैं। ये तो अब कहता है टोंगा और मॉरिशस द्वीप। मुझे शायद इसकी ज़रूरत ही नहीं था, चलिए फिर भी बना दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं बनाना है मुझे बनाना है ये देखिए, ये हो गया हमारा एशिया। ये यूरोप, क्या हुआ, हाँ जो भी है। ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, और ये हो गया, ये अच्छा नहीं बना। ये हो गया अफ्रीका, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर बात करें इसकी तो ये कौन सा सागर है, हिंद महासागर, हिंद महासागर। इसकी बात करें तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर हो जाएगा, ये अटलांटिक लिखते हैं, अटलांटिक महासागर। और ये जो है वो प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। कहा है कि ये आपको 2 डायमेंशनल इसलिए इधर दिख रहा है, ये सागर फिर पीछे से लेकर के इधर चाइना तक फैला हुआ है, समझ रहे हैं। ये इधर भी है प्रशांत महासागर, प्रशांत, ये है तो देखिए ये हमारा हो गया भारत, इंडियन ओशन, हिंद महासागर, समझ रहे हैं। ये देखिए नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, समझ रहे हैं। और अमेरिका के जस्ट इधर पश्चिम जाइएगा तो ये हो जाएगा हमारा पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। और ये देखिए कितना बड़ा है, ये इधर से लेकर के और फिर पीछे घूमते हुए ये देखिए फिर इधर चाइना तक आ गया है। ये चाइना, ये अमेरिका, यहाँ तक पूरा ये प्रशांत महासागर इतना बड़ा है, समझ रहे ना। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर ही है, समझ रहे हैं। तो ये जो है हमारा टोंगा और मॉरिशस द्वीप, तो कहता है कि टोंगा जो द्वीप है ना वो पूरे समुद्र में एक छोटा सा द्वीप है, समझ रहे, वो प्रशांत महासागर में अवस्थित है, समझ रहे हैं। और वो भी है जो 20 डिग्री दक्षिण से गुजरता है, टोंगा द्वीप, समझ रहे हैं। तो ये आइएगा इधर तो आपको ये प्रशांत महासागर में बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के जस्ट इधर, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा, ये हमारा हो जाएगा विषुवत वृत्त। 20 से अगर गुजारेंगे तो क्या हो जाएगा, विषुवत रेखा। और यहाँ से 20 डिग्री जो है नीचे जाइएगा, 20 डिग्री नीचे दक्षिण, ये विषुवत वृत्त। आप 20 डिग्री आप अगर दक्षिण जाइएगा जो कि यहाँ से गुजरेगा तो 20 डिग्री दक्षिण प्रशांत महासागर में एक द्वीप है जिसका नाम है टोंगा द्वीप, समझ रहे हैं। बिल्कुल समुद्र में अभी तक जल्दी पहुँच भी नहीं सकते लोग, इतना उतना महासागर में एक छोटा सा द्वीप है जिसको बोलते हैं टोंगा द्वीप, समझ रहे हैं। और एक है हमारा मॉरिशस द्वीप, ये कहाँ है, तो मॉरिशस द्वीप का मैंने एक बार और जिक्र किया था जब पुर्तगाली आया था वहाँ से वास्को डी गामा, तो ये
जो उत्तर महासागरीय है साउथ अफ्रीका का, वहाँ से ये फिर टर्न लिया था इधर, और यहाँ पे आपको ये साउथ अफ्रीका के पूरब में, साउथ अफ्रीका के पूरब में एक द्वीप है यहाँ पे मेडागास्कर का श्रेणी, समझ रहे हैं, मेडागास्कर का श्रेणी, ये मेडागास्कर का श्रेणी यहाँ पे आ जाएगा। और मेडागास्कर के श्रेणी से जस्ट पूरब यही 20 डिग्री जो दक्षिण का अक्षांश गुजर रहा है, इसी पे है मॉरिशस द्वीप, समझ रहे, और ये है मॉरिशस द्वीप। तो इसको इसलिए दिखाया गया है, ये टोंगा द्वीप है। अच्छा, कभी कभी फ्लो में बह जाते हैं। ये कौन सा द्वीप है? मॉरिशस द्वीप। ये मेडागास्कर श्रेणी है, मेडागास्कर श्रेणी के जस्ट पूर्व में मॉरिशस द्वीप है, समझ रहे हैं, मॉरिशस द्वीप। इधर से ही तो वास्को डी गामा गया था, जहाँ पे यहीं पे इसको अब्दुल मजीद जो है वो मिला था उसको, तो वही लेके चला गया था उसको, मॉरिशस द्वीप। और ये टोंगा द्वीप, मॉरिशस द्वीप समझ में आ गया। 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से गुजरता है, उसी पर दोनों जो द्वीप है वो अवस्थित है, टोंगा द्वीप और मॉरिशस द्वीप दोनों 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे अवस्थित है। और कहाँ पे ये भी देखने को मिलेगा, टोंगा द्वीप किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में। जबकि मॉरिशस द्वीप की बात करें तो वो किस महासागर में है? हिंद महासागर में। समझ रहे हैं ना, ये पूरा कौन सा महासागर है? हिंद महासागर, समझ रहे हैं, ये कौन सा महासागर? हिंद महासागर, समझ रहे हैं ना। तो कटिबंध समझ गए आप लोग, टोंगा और मॉरिशस समझ गए। अब प्रमुख यमयोत्तर, ये कुछ है नहीं, प्रमुख यमयोत्तर है इसलिए ताकि इसके वजह से हम लोग ये समझते हैं। प्रमुख यमयोत्तर किसको बोलते हैं? तो अभी तो आप लोगों ने देखा सिर्फ अक्षांश, फिर से मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है, अब फिर से मुझे अक्षांश बनाना पड़ेगा, समझ रहे? चलिए, चलिए, ये आप लोगों ने अक्षांश देखा था, जो कि क्षैतिज रेखा जो है पृथ्वी पर जो लेटी हुई रेखा उसको अक्षांश कहा गया है, जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको देशांतर रेखा कहा गया है, समझ रहे हैं। तो वो रेखा जो 0 डिग्री से गुजरता है, जो 0 डिग्री पे खड़ी रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा है, उसको कहा गया है प्रमुख यमयोत्तर, समझ रहे हैं ना। और ये जो प्रमुख यमयोत्तर है ये कहाँ से गुजरता है? ब्रिटेन में एक राजकीय वेधशाला है, वहाँ से गुजरता है, और यहीं से पूरी दुनिया का जो है वो समय निर्धारित किया जाता है, समझ रहे हैं। तो ये जो हमारा हो गया, जो 0 डिग्री से गुजरेगा रेखा, इसको क्या बोला जाएगा? प्रमुख यमयोत्तर रेखा बोला जाएगा, समझ रहे। और ये कहाँ से गुजरता है? ये आपको ब्रिटेन में एक लंदन के पास में एक वेधशाला है जिसका नाम क्या है? राजकीय वेधशाला, समझ रहे हैं। ये है कहाँ पे? यहीं पे लिख देते हैं, राजकीय वेधशाला, समझ रहे हैं। इसी को हुआ GMT कहा जाता है, ग्रीनविच मीन टाइमलाइन, समझ रहे हैं। इसी को क्या कहा जाता है? ग्रीनविच टाइमलाइन, ग्रीनविच समय रेखा कहा जाता है, ग्रीनविच मानक समय रेखा, जो कि कहाँ से गुजरती है? ब्रिटेन की राजकीय वेधशाला से। आपसे एग्जाम में कभी पूछ ले जाएगा कि ग्रीनविच मानक समय रेखा कहाँ, किस शहर से होकर गुजरती है? तो ब्रिटेन का जो राजकीय वेधशाला है वहाँ से गुजरता है, लंदन में मानक समय रेखा। हाँ जी, लंदन में, समझ रहे हैं। अब ये ग्रीनविच मानक समय रेखा कितने डिग्री देशांतर कहलाता है? 0 डिग्री। ये 0 डिग्री देशांतर है, समझ गए। अब हम लोग चलते हैं देशांतर और समय पे, कि पूरा दुनिया का जो समय है वो कैसे निर्धारित की जाती है, हम लोग इस पे चलते हैं, समझ रहे हैं। तो देखिए, अब ये हमारा हो गया भारत। ये हमारा हो गया भारत। अब भारत का जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री से गुजरता है। कितना डिग्री से? 82.5 डिग्री से गुजरता है। जो कहाँ से गुजरता है? तो ये गुजरता है हमारा, ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ होते हुए उत्तर प्रदेश, ये गुजरता है। ये भारत का मानक समय रेखा है। इसके याद करने के लिए एक थोड़ा सा ट्रिक है, हम लिख देते हैं।
ये यहाँ से गुजरता है। तो भारत का जो मानक समय रेखा है वो भारत के किन किन राज्यों से होकर के गुजरता है, तो इसको याद रखने के लिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है। वो ये ट्रिक है, मांझा ओ छत के मध्य से उतरने वाली लड़की, उतरने वाली लड़की, समझ रहे? तो कोई लड़की है, घमंडी है, वह बकलील टाइप की है, वो उतरना कहीं से उतर जाती कहीं से, समझ रहे ना? तो कोई लड़का है वो बोल रहा है कि इधर से मत उतर, गिर जाएगी, फिर वो उधर से ही उतरती है, छत के बीच से उतर जाती है। तो इसलिए वो बोल रहा है कि गिर जाओगी उधर, तो बोलती है नहीं गिरेंगे, बोलता है मान जाओ छत के मध्य से उतरने वाली लड़की, समझ रहे ना? तो ये एक याद करने का बस ट्रिक है, जहाँ से आप लोग भारत का जो मानक समय रेखा है वो किन किन शहर से, राज्यों से होकर गुजरता है, यहाँ से निकाल लीजिएगा। ये अपन डायलॉग हंसते खेलते याद रख लीजिएगा, ठीक है ना? मान से आपको हो जाएगा सिर्फ मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, समय रेखा ये भारत का है। ओ से आपको ओडिशा, ऐसे लिख देते, तीर मार के लिख देते हैं, ओ फॉर ओडिशा। छत से छत्तीसगढ़, मध्य से मध्य प्रदेश, उतरने से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है? बस ये इन्हीं राज्यों से होकर के ये जो भारत का मानक समय रेखा है वो गुजरता है, समझ रहे हैं? तो अब देखिए कि अब जो है पूरी दुनिया का समय किस तरह से दुनिया के समय में अंतर देखने को मिलता है वो हम लोग देख लेते हैं, समझ रहे हैं? अब देखिए, मैंने एक बार इससे पहले भी बताया था, उससे पहले ये देख लीजिए। पृथ्वी एक चक्कर अगर काटती है तो एक चक्कर कितने घंटों में काटती है? 24 घंटों में। अगर एक चक्कर काटती है 24 घंटों में तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 360 डिग्री का। तो देख लेते हैं, इसको मिटा दें, चलिए। मान जा ओ छत के मध्य से उतरने वाली लड़की, वरना गिर जाओगी तो हाथ पैर टूट जाएगा। चलिए आप देखिए, चूँकि एक चक्कर काटने में वो 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, मतलब हम सीधे इसका इतना लिख सकते हैं, 24 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, इतना लिखे तो चलेगा। तो इसलिए एक घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाएगी? 360 बटा, काटेंगे तो मुझे लगता है ये 15 से कट जाएगा, समझ रहे हैं ना? यानी कि एक घंटे में कितना डिग्री कोण बना रही है? 15 डिग्री का। तो अगर इसको हम सीधा लिखें, सीधा ऐसे लिख सकते हैं, 15 डिग्री का कोण बनाने में कितना समय लेती है? 15 डिग्री का कोण बनाने में अगर हम एक घंटा को 60 मिनट लिखे तो कोई दिक्कत क्या? तो 60 मिनट लगता है, ठीक है? इसलिए 1 डिग्री का कोण बनाने में कितना समय लगेगा? 4 मिनट, समझ रहे हैं ना? यानी कि पृथ्वी जब 4 मिनट अगर घूमेगी तो वो कितना डिग्री कोण बनाएगी? 1 डिग्री का। यानी कि पृथ्वी को 1 डिग्री के कोण बनाने में 4 मिनट का समय लगता है, समझ रहे हैं ना? तो समझ लीजिए कि 82 डिग्री का अगर कोण बनाएगा तो भारत को कितना समय लगेगा? 82.5 डिग्री का अगर समय लगेगा तो इसलिए 82.5 डिग्री 32.5 लिख सकते हैं का कोण बनाने में कितना समय लगेगा इसको? तो 82.5 और गुने 4, देखिए गुना करें कितना समय हो रहा है, कैलकुलेटर में मारिए। वैसे हम सीधा मार देते हैं, 20 के 0, 4 दूनी 10 और 8 चौक 32, 33, समझ रहे? इतना लग रहा है। हम गलती कर दिए क्या इसको? सही है क्या? अच्छा, हम भी सही है किए थे। तो ये तो यहाँ पे पड़ेगा ना, 330। इतना मिनट लग रहा है, समझ रहे हैं ना? इतना मिनट लग रहा है। अब इसको घंटा में बदलिए, तो घंटा बदलने के लिए क्या करेंगे? 60 से भाग देंगे, तो 330 को 60 से भाग देंगे तो कितना मरते कट जाएगा? ये 6 5 30 और फिर 6 5 30 मतलब 5.5 घंटा,
समझ रहे हैं? मतलब है कि जब ये 0 डिग्री पे है तो मान लेते हैं कि ये 12 बज रहा है, तो अगर साढ़े 82 डिग्री अगर पृथ्वी और मूव करेगी, मतलब है कि वहाँ पहुँचते पहुँचते उसको 5.5 घंटा और टाइम लगेगा, है कि नहीं? तो देखिए अब इसको इस तरह समझ लेते हैं। मतलब है कि लंदन के समय से हमारे भारत का जो समय है वो कितना समय का हेर फेर है? 5.5 घंटा का। अब इसको इस तरह से और देख लेते हैं। देखिए अब टॉर्च है क्या गोलू? वहाँ से टॉर्च बाड़िए तो। ये भारत है, चलिए हम यहाँ से देख लेते हैं। ये भारत है, देखिए ये भारत है। अब मान लेते हैं, देखिए गोलू यहाँ देखिए, ये कृपाल, अभी मान लेते हैं कि ये भारत है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बिल्कुल सीधा जो सूर्य जो है वो भारत के बिल्कुल खड़ा पड़ रहा है, इसकी रोशनी, मतलब दोपहर है। हाँ चलिए देखिए ये भारत है कि नहीं? ये लीजिए, अब दिख रहा है ये भारत है, और भारत के अभी सामने जो है वो सूर्य का धूप है, मतलब अभी दोपहर का समय है। मान लेते हैं कि ये 12 बज रहा है, समझ रहे हैं ना? अब इसको हम क्या करते हैं, वामावर्त रोटेट कराते हैं। अभी यहाँ पे कितना बज रहा है? 12 बज रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है, ये घूम रही है, इसको वक्त लग रहा है, ये घूम रही है, इसको और वक्त लग रहा है, ये घूम रही है, और वक्त लग रहा है, ये घूम रही है। अब देखिए अब ये घूम करके कहाँ पहुँचा है? अब ये पहुँचा आपको, मान लेते हैं कि ब्रिटेन में पहुँचा। कहाँ गया ये यहाँ पे आ गया ये। अब ये इसको रोटेट करते करते अब ये पहुँच गया ब्रिटेन में, समझ रहे हैं? तो अब इसको इतना वक्त रोटेट करने में 5.5 घंटा लग गया इसको, समझ रहे हैं? तो अब यहाँ पे ब्रिटेन के पास जो है अब सूर्य अब बिल्कुल इसके सीधा खड़ा पड़ रहा है, मतलब यहाँ दोपहर होगा, मतलब अब यहाँ पे 12 बजेगा। अच्छा अभी यहाँ पे 12 बजा है, तो भारत इससे पहले कितना घंटा पहले गुजर चुका है? 5-5.5 घंटा पहले गुजर चुका है। मतलब अब यहाँ पे 12 ही बजा है, तो अभी भारत में कितना समय हो रहा होगा? 5:30 बज रहा होगा, 5:30 शाम हो रहा होगा, है कि नहीं? काहे कि अब यहाँ पे 12 ही बजा है और यहाँ से 5.5 घंटा पहले भारत गुजर चुका है सूर्य से, है कि नहीं? समझ रहे हैं? या फिर इसको अगर बैक करें, बस यही था। अब मान लेते फिर से अगर रोटेट करते, देखिए अब यहाँ पे ये है। अच्छा फिलहाल तो हम मानक समय इसी का निकालें, दूसरे देश का मानक समय निकालेंगे तो वहाँ का भी अंतर आपको दिख जाएगा, समझ रहे हैं? अभी जो यहाँ टाइम हो रहा है, यहाँ से 5.5 घंटा घटा दीजिए। अभी कितना टाइम हो रहा है अभी हमारे यहाँ? 4:16 हो रहा है, देख लिए एग्जैक्ट। अच्छा टाइम भी दिखा दिया आपको? हाँ देखिए, तब आप लोग अपने होशियार हैं, समझ गए? तो आपने देशांतर और समय भी देख लिया, और भारत का मानक समय रेखा हम पहले ट्रिक के साथ ही बता दिए थे, ये भी देख लिया, और प्रमुख अंतर देख लिया, समझ रहे हैं? आपका 6 क्लास का जो 2nd चैप्टर है खेल खेल में ख़त्म हो गया। एक बार हंसी मजाक में खोल के देख लीजिएगा चैप्टर को, समझे? जितना बात बताएं पूरे दिमाग में खटाखट लगते चला जाएगा, समझ गए गोलू? 2 चैप्टर समझ लीजिएगा आप लोग का, बिना बुक छुए आप लोगों ने 2 चैप्टर पूरा कवर कर लिया है। मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताएं, अगर यदि ना समझ में आ रहा है तो भी आप कमेंट में सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसको आपके जो समस्या होगी उसको समझाने का मैं पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।